taking our next topic and next functional group, that is ether, and you all know that ethers are represented as ROR. ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो बीच में आती है. अब यहाँ पर देखिए होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है सिमेट्रिक और सिंपल एंड सेकंड वन इज एसिमेट्रिक और मिक्स्ड. अब देखिए क्या मीनिंग है इसका. जब हमें पता है कि ऑक्सीजन बीच में आती है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल बनाया, एक तो ये रहा, तो दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक और सिंपल ईथर. नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी किसका एग्जांपल है, सिमेट्रिक का, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स हैं. नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल बनाया वो भी सिमेट्रिक का है, दोनों तरफ फेनिल ग्रुप है, यानी कि C6H5 है, बेंजीन रिंग है. यहाँ पर जो मैंने अब ये जो तीन एग्जांपल्स बनाए हैं ये क्या है, एसिमेट्रिक और मिक्स्ड ईथर्स. क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन के एक तरफ तो मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है. सेम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में एक तरफ इथाइल है और एक तरफ है आइसोप्रोपाइल. ठीक है, और इन दोनों की बात करती हूँ तो एक तरफ तो फेनिल ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल है इसमें, और यहाँ पर इथाइल है. तो ये जो मैंने एग्जांपल्स बनाए हैं यहाँ पर ये सारे किसके हैं, एसिमेट्रिक और मिक्स्ड ईथर्स के. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर. तो नाम जब भी हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर देते हैं या कॉमन नेम्स देते हैं तो यहाँ पर हम दोनों की ही बात करेंगे. तो जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो IUPAC में तो आपको सबको ही पता है, आपने 11th में बहुत बार इनके एग्जांपल्स देखे, तो ये क्या हो जाएगा, मीथोऑक्सीमीथेन. इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथोऑक्सीमीथेन. ठीक है, लेकिन जब हम इसका जो कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम डाईमिथाइल ईथर, यानी हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं उनको लिखना है. अब सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, दोनों तरफ क्या होते हैं, सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो सेम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर और उसके हम आगे लगा देते हैं डाई. ठीक है, क्योंकि ये दो है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, डाईमिथाइल ईथर. कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल देन ईथर. ठीक है, नेक्स्ट हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथोऑक्सी इथेन. क्या हो जाएगा, इथोऑक्सी इथेन. ठीक है, अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर. क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर. ओके, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम. नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसके में क्या है, बेंजीन रिंग है दोनों तरफ, तो अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो वो हो जाएगा फिनोक्सी बेंजीन. ठीक है, फिनोक्सी बेंजीन. और अगर हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो वो हो जाएगा डाइफेनिल ईथर. क्या हो जाएगा, डाइफेनिल ईथर. ये तो थे सिमेट्रिक ईथर्स के एग्जाम्पल्स और उनके नाम किस तरीके से हम लिखते हैं. तो IUPAC का ट्रेंड तो वही चलता है. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ तो हम डाई लगा के मिथाइल या इथाइल ऐसे एक बार लिख देते हैं, लेकिन जब एसिमेट्रिक ईथर्स आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है. चेंजेस कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका IUPAC नेम लिखते हैं, और IUPAC का सबसे फर्स्ट रूल होता है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन. तो यहाँ पर देखिए ये दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो सबसे पहले लॉन्ग चेन हमारी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, इथेन. ठीक है, अब इथेन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, मिथोऑक्सी ग्रुप, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथोऑक्सी. ठीक है, मिथोऑक्सी इथेन. ये तो हो गया इसका IUPAC नेम. अगर हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम के क्या हो जाएगा, एक तरफ तो इथाइल है और एक तरफ मिथाइल, तो अब दोनों के नाम हमें लिखने हैं क्योंकि अलग अलग है, हम डाई नहीं लगा सकते हैं. अब इनके नाम जब भी हम लिखते हैं तो याद रखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले आएगा इथाइल, फिर आएगा मिथाइल. तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल देन मिथाइल और लास्ट में लगाना है हमें ईथर. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर. ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, उसमें देखिए ये भी एसिमेट्रिक है. अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखती हूँ तो देखिए लॉन्ग चेन हो जाएगा हमारी, ये वाली हो जाएगी लॉन्ग चेन, 1 2 3. नंबरिंग हम इस तरीके से दे देंगे. सेकंड ग्रुप जो कार्बन है उस पे क्या जुड़ा हुआ है, इथोऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथोऑक्सी और प्रोपेन. ओके, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 इथोऑक्सी
प्रोपेन। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा IUPAC नेम लिखते समय स्पेस नहीं आता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली लिखा जाता है, कोई स्पेस हमें नहीं देना। तो 2-इथॉक्सी-प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट इसका कॉमन नेम जब हम लिखेंगे तो देखिए, एक तो हमारे पास है इथाइल और एक है हमारे पास में आइसोप्रोपाइल। ओके, इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इथाइल पहले लिखेंगे, देन आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल, और देन हम लिखते हैं ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये नाम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ये। तो देखिए इसका IUPAC नेम, कुछ इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं उन्हीं को ही IUPAC अपने अंदर ले लेती है, क्योंकि वही उन्हीं नाम से पुकारे जाते हैं, तो IUPAC भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर इसका नाम तो है एनिसोल, ठीक है, और इसका नाम है फेनिटोल। IUPAC में एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लिए हैं इन नाम का, लेकिन फिर भी हम अकॉर्डिंग टू रूल अगर नाम लिखते हैं इनके, ये इनके कॉमन नेम्स हैं, ठीक है। अगर हम इनका IUPAC नेम मिथोक्सीबेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा इथोक्सीबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स की जब भी हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन मेथड्स, यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस है जो कि नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, और इसकी बात हमने फर्स्ट चैप्टर में करी है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, एक तो होता है सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हेलो एल्केन से, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से ये NaCl चला जाएगा और बन जाएगा ROR। अगर मान लो ये R हम डिफरेंट लेते हैं तो हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, ईथर्स बना सकते हैं इस तरीके से, और एक बन जाएगा NaCl। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है जो हमसे पूछी जाती है एग्जाम्स में, वो एक्सेप्शनल बात क्या है। अगर मैं यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल, क्या टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी लेती हूँ, हेलाइड लेती हूँ, और इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3O Na यानी कि सोडियम मिथोक्साइड से कराती हूँ, तो याद रखिएगा ईथर नहीं बनता है, यहाँ पर बनती है एल्कीन। ये एक्सेप्शनल बात है, ठीक है। क्या बनती है यहाँ पर, एल्कीन बनेगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेते हैं या कोई भी हेलाइड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम मिथोक्साइड, इट मीन्स कहने की बात मीनिंग ये है कि अगर हमें टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड लेते हैं तो कभी भी ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, ठीक है। अगर हमें टर्शरी ब्यूटाइल यानी कि CH3O और CH3 यानी कि हमें टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना है, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा टर्शरी ब्यूटा सोडियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, हमें ये लेना पड़ेगा, RONA तो लेना पड़ेगा, सोडियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, और हमें हेलोजन मतलब हेलो एल्केन लेना पड़ेगा CH3Cl, तब जाके हमारा ये कंपाउंड बनेगा, एल्कीन नहीं बनेगी। ये एक्सेप्शनल बात है, मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। सोडियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड की रिएक्शन हम क्लोरोमीथेन से कराते हैं, तब बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन जो होती है प्रिपरेशन मेथड, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, देखिए हमें पता है कि डिहाइड्रेशन जब भी होता है अल्कोहल का, तो कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हम लेते हैं, और हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या बनती है, एल्कीन बनती है, ठीक है। लेकिन और क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 443 केल्विन, लेकिन हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दें, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या बनता है, ईथर, क्या बनता है, ईथर।
ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे ही बात आती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, बच्चे तुरंत से ही क्या कर देते हैं, एल्कीन बना देते हैं। लेकिन टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा आप, वही कंसंट्रेट H2SO4 ही हम यहाँ पर देते हैं, और टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो क्या बनते हैं, ईथर्स बनते हैं। और यहाँ पर एक ईथर बनाने में अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स काम आते हैं। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर ईथर बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब ईथर बनता है तो रिएक्शन होती है SN1, और SN1 रिएक्शन में 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स पर आएगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो आता है खुद ही एक बुल्की ग्रुप है, और वो बुल्की ग्रुप जब इस पर बल्कि ग्रुप जब आता है वो इस पे ऐड होता है तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, भीड़ भाड़ आ जाती है, यानी कि जगह नहीं मिलती इस ग्रुप को 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस जब हम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स लेते हैं तब टेम्परेचर का इफेक्ट ना करके हमें सिर्फ क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है, ईथर नहीं बनेंगे। नाउ इन ईथर्स आई एम टेकिंग द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात जब भी आती है तो हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल की शेप देखनी होती है। तो यहाँ पर जो ईथर्स होते हैं उनकी शेप कैसी होगी, वी शेप होगी, एंगल शेप होगी, एंगुलर शेप होगी, जैसे कि वाटर में होता है। तो वाटर में क्या होता है, इस तरीके की शेप होती है, और सेम ऐसे ही ईथर्स में भी क्या होगा, इसी तरीके की शेप होगी, ठीक है। तो जब भी ईथर्स में हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल वाटर के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ these 2 बल्की ग्रुप्स। ये जो 2 बल्की ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है कार्बन जब सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है तो वो खुद टेट्राहेड्रल शेप में होता है, तो ये बल्की ग्रुप्स क्या करते हैं, एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल वाटर में अगर 104 डिग्री 25 इंच होता है तो यहाँ पर कितना होता है, 117 डिग्री, ठीक है। अब डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल इन दोनों बल्की ग्रुप्स पे भी, क्योंकि मैंने यहाँ मिथाइल लिया है तो इथाइल होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल की बात आ जाती है तो रीजन क्या बताओगे, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 2 बल्की एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात हम प्रीवियस जो क्लास थी हमारी कर चुके हैं। जब मैं सिमिलर मास मोलर मास वाले एक तो लेती हूँ एल्केन, ठीक है, और दूसरा ले लिया मैंने ईथर, और एक लेती हूं मैं अल्कोहल सिमिलर मास की, तो क्या होगा, जब भी हम इन तीनों की बॉइलिंग पॉइंट में कंपेयर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपको सबको पता होना चाहिए, अल्कोहल्स का सबसे ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ईथर की बात करते हैं तो ईथर में थोड़ा एल्केन से ज्यादा होता है, बट अल्कोहल से कम होगा, क्योंकि ईथर में एल्केन से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस देखे जाते हैं बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस तरीके से इनमें डायपोल्स बन जाते हैं और डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एल्केन में ऐसी कोई बात नहीं होती, तो हमारे एल्कोहल्स, ईथर्स और एल्केन्स में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑर्डर ये वाला रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। तो देखिए सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो हमें जैसे पता होना चाहिए कि जो ईथर्स होते हैं वो थोड़े से सोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्यों सोल्यूबल होते हैं, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ये वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। किस तरीके से, एक तो मैंने यहाँ ईथर का मॉलिक्यूल लिया है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से ये ईथर्स जो होते हैं वो वाटर में थोड़े से सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो ईथर्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। और आपको हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी थी, हेलो एल्केन्स में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते समय हमें पता है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ ईथर, और इसकी रिएक्शन किससे कराती हूँ, HCl से, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, HCl में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव, और इनमें क्या होता है H पे प्लस आएगा, Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, देखिए
इसके पास तो चला जाएगा Cl और यहाँ से इसके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा H। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक तो बनता है एल्कोहल और दूसरा बनता है हेलो एल्केन। दूसरा क्या बनता है, हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ HCl या हाइड्रो क्लोराइड एसिड क्या बनता है, अल्कोहल्स एंड हेलो एल्केन्स बनते हैं। अगर मैं इसी का नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें आपकी बार मैंने ईथर चेंज करा है, तो ईथर मैंने आपकी बार कौन सा लिया है, इथाइल मिथाइल ईथर, और इसकी रिएक्शन में HCl से कराती हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने क्या लिया था, सिमेट्रिक ईथर, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, एसिमेट्रिक ईथर। ठीक है, यहाँ तो मैंने लिया सिमेट्रिक ईथर, तो सिमेट्रिक में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे आप बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो चाहे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमेशा सिमिलर बनते हैं। बट जब हम एसिमेट्रिक एल्कीन्स ईथर्स लेते हैं तो हमारे पास में हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और जो मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब छोटा एल्काइल ग्रुप जो होगा वो किसके पास जाएगा, Cl के पास, यानी जो हेलाइड्स होंगे वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, CH3 CH2OH एंड दूसरा क्या बनेगा, CH3Cl। दूसरा क्या बनेगा, CH3Cl। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कंटिन्यू, और वो एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखने वाली बात है, और वो है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अगर मैं ये ईथर लेती हूँ इसकी रिएक्शन में HCl से कराती हूँ तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है, और मोस्टली एग्जाम्स में एक्सेप्शनल बातों को ही पूछा जाता है। तो जब भी इसका प्रोडक्ट बनता है तो याद रखिएगा, अब की बार बनता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, टर्शरी, यानी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये एक्सेप्शनल है। अब की बार देखो यहाँ पे बड़ा वाला ग्रुप कौन सा है, ये छोटा ग्रुप क्या है, ये, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हेलोजन होता है या हेलाइड होता है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के पास जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा उल्टा होगा, और अब की बार क्या होगा, जो क्लोराइड होगा वो यहाँ जाएगा और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, एक तो बनता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा बनता है मिथाइल अल्कोहल। ओके, ये एक्सेप्शनल बात है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिनोल्स एनिसोल में या फिनोल्स में एनिसोल में कराते हैं या फेनिटोल में कराते हैं तो क्या होगा, देखिए जब भी हम रिएक्शन एरोमेटिक ईथर्स में कराते हैं तो क्या होगा, जो हेलोजन होगा वो देखिए यहाँ पे छोटा ग्रुप ये है, ठीक है, तो ये इसके साथ चला जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, अकॉर्डिंग टू रूल ही बनता है, एक तो बनेगा फिनोल और एक बनता है मिथाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, और उस एग्जांपल पे मैंने क्या लिया है, एक तो लिया है मैंने, शुरू में लिया था एनिसोल, अब की बार मैं फेनिटोल ले रही हूँ, इसकी रिएक्शन HCl से कराती हूँ तो क्या बनेगा, एक तो बनता है फिनोल, क्योंकि यहाँ पर भी छोटा ग्रुप यही है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो छोटे ग्रुप के साथ कौन जाता है, Cl, तो क्या बनेगा C2H5Cl। ओके, अल्कोहल एंड फिनोल बनते, हेलो एल्केन्स बनते हैं। लेकिन अब जो मैं एग्जांपल लेने जा रही हूँ उसका ध्यान रखना, उस एग्जांपल में क्या है, एक तो मैंने लिया है ये, ठीक है, और एक मैं ले लेती हूँ ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये मैंने ईथर लिया है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ठीक है, छोटा ग्रुप कौन सा है, ये वाला, तो छोटे ग्रुप के साथ में जाना चाहिए Cl, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शनल बात आती है, वो हमें ध्यान रखने वाली बात है, वो आती है कि जब भी फिनोल बनने की पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है, तो हमें हमेशा फिनोल बनाना है, क्योंकि फिनोल जो होते हैं जब बनेगा तो फिनोक्साइड आयन, देखिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन सा आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये मोर स्टेबल है, तो
जब भी हमें बॉन्ड ब्रेक करना होगा या फिर जब भी फिनोल बनने की पॉसिबिलिटी आती है तो हमें हमेशा बॉन्ड यहीं से ब्रेक करना होगा और फिनोल बनाना होगा। तो एक तो हमारा बनेगा फिनोल बिकॉज ऑफ द मोर स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन, और एक बनेगा हमारा कंपाउंड ये, यहां से मैं Cl को यहां जोड़ दूंगी। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शनल बात है, दोनों में ही हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एनिसोल की। तो देखिए जो एनिसोल होते हैं यानी कि एरोमेटिक ईथर होते हैं, उसका डायरेक्टिंग नेचर हम पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है एनिसोल, तो लाइकवाइज फिनोल के जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं जो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो बेंजीन रिंग पे है उस पे फिनोल्स क्या करते हैं, एनिसोल क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ा देता है, और इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑर्थो पेरा और ऑर्थो पे घूमेगा, और इस वजह से क्या होगा, ये कैसा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आर इफेक्ट, सेम फिनोल्स के जैसे। अब यहाँ पर जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं तो वही रिएक्शंस होगी हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सिर्फ एक ही लूंगी क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है, तो मैं यहाँ एक ही एग्जांपल ले लेती हूँ जिसका हैलोजिनेशन का। ठीक है, तो जब भी मैं जो एनिसोल होगा या एरोमेटिक ईथर होंगे उसका हैलोजिनेशन करवाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ से हमें इसे तो नहीं रखना है, इसको एज इट इज ही रखना है ग्रुप को, बट हमें जो Cl+ यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पेरा और ऑर्थो पे, यानी एक तो बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा बनता है पेरा प्रोडक्ट। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि जो पेरा प्रोडक्ट होता है इट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, पेरा। ठीक है, इसी तरीके से हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन करवाते हैं तो उसमें भी जो नाइट्रो ग्रुप होगा या जो सल्फोनिक ग्रुप होगा वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पेरा पे। ठीक है, एक रिएक्शन हमारी रह गई थी कोल्बेज सिंथेसिस जो कि फिनोल की है, वो मैं बताती हूँ, और फिनोल में किस तरीके से कोल्बेज सिंथेसिस होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है फिनोल, और फिनोल की सबसे पहले रिएक्शन कराती हूँ मैं बेस से। तो आपको पता है ये क्या बनेगा, ONA। क्या बनेगा, ONA। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये सोडियम यहाँ जाएगा और इस तरीके से H2O रिमूव हो जाएगा, तो ONA बनेगा। अब इसकी सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और इसके बाद में हमें इसकी रिएक्शन CO2 से करवाती हूँ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक, मतलब पहले तो मैं क्या करूंगी इसमें CO2 और CO2 के बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराती हूँ, बाद में क्या करती हूँ मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराती हूँ, तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शंस जो होती है वो बाय नेम ही डायरेक्टली पूछी जा सकती है। अब हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल एंड ईथर ये फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट मैं लूंगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।